मैनेजर ये एक अलग से पैलेट खोल रहा है और इनका जो मेन काम है, अगर आप बुक में देखें तो इनका कहना है कि ओपन शीट्स एज मैनेजर फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड आर्काइविंग सेट्स ऑफ ड्राइंग फाइल एंड देयर लेआउट्स अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। मतलब पहले तो कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें लेआउट शीट्स बनी हो, उन शीट्स को यानी कि जो प्रिंट आउट वाली पीडीएफ शीट्स होंगी या ऑटो कैड के केस में नीचे लेआउट दिए रहते हैं, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों को मैनेज करना, क्रिएट करना, ये सब इनका काम है शीट सेट मैनेजर का। आप लोगों में से किसी की फाइल खोलते हैं, और लेआउट में आ रहा है। इस लेआउट के बारे में जब प्रिंट आउट करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। इनको आप केवल इतना समझिए कि ये प्रिंट आउट के लिए यूज होता है और इसको हम लोग शीट कह सकते हैं, ड्राइंग शीट। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पेपर साइज फिक्स दिखाई दे रही है। जैसे ही हम लोग लेआउट में आए हैं, यहाँ पे लेआउट टैब ओपन हो गई है। पेज सेटअप मैनेजर में जाके इनका लेआउट मॉडिफाई करें, यहाँ से प्रिंटर चेंज करें और पेपर साइज एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इस समय ISO A4 सेट है और मिलीमीटर में 1:1 स्केल सेट है। अगर अभी हम इसको इंचेस में 1:1 कर दें तो देखें तो पेज इस समय छोटा रह गया, ड्राइंग हमारी बड़ी दिख रही है। क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे लाइन खींचे 1 एंटर करें तो पेज पे देखें ये 1 इंच का आ रहा है। तो ये A4 साइज का पेज है तो उस हिसाब से ये 1 इंच की लाइन समझ में आ रही है। वही अगर हम पेज सेटअप मैनेजर में मिलीमीटर में कर दें 1:1, अब आप 1 एंटर करेंगे, देखें यहाँ पे जो 1 वाली लाइन थी वो छोटी सी दिख रही है। कहीं भी 1 एंटर, 1 मिलीमीटर की लाइन दिखाई दे रही है। तो सिंपल ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है, किस स्केल पे प्रिंट निकालेंगे इससे रिलेटेड है। आपने कोई एक लेआउट बनाया, इसका यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, A4 अगला ले ले रहा हूँ, इस पेज को हम A3 पे सेट कर ले रहे हैं। वन इज टू वन इंच में जो पुराना व्यू-पोर्ट है इसको डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। इससे आपकी ड्राइंग पे कोई अंतर नहीं पड़ता, ड्राइंग आपका मॉडल स्पेस में क्लियर पड़ा हुआ है। व्यू-पोर्ट डिलीट किया था, लेआउट में आके हम नया व्यू-पोर्ट ले ले रहे हैं रेक्टेंगुलर। जब आपको व्यू-पोर्ट में काम करना होगा तो इस रेक्टेंगल के अंदर डबल क्लिक करना होगा, तब ये व्यू-पोर्ट एक्टिव हो जाएगा। इस समय देखें तो पेज में पैनिंग नहीं हो रही है, ड्राइंग की पैनिंग हो रही है। ड्राइंग इधर उधर हो रही है, इधर उधर भी और जूम इन जूम आउट भी।
लेकिन अगर मैं बाहर डबल क्लिक कर दे रहा हूँ तो अब पेज जूम इन जूम आउट हो रहा है या पैनिंग हो रही है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ड्राइंग अपने अपने स्केल पे रख ली। इधर टाइटल ब्लॉक बना लिया, लेआउट का कुछ प्रॉपर नाम दे दिया, इसको रीनेम कर दे रहे हैं A3। इस सेटअप में हम लोग का A3 साइज का था, मॉडिफाई करके देखें तो A3 साइज का सेट किया। प्रिंटिंग की डिटेल जब हम लोग प्रिंटिंग में बुक में प्रिंट चैप्टर में आएंगे, अब ज़्यादा दूर नहीं, एक कल परसों में शुरू हो जाना चाहिए प्रिंटिंग का, उस समय और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। फाइल में हमने दो शीट्स बनाई, A4 साइज की, A3 साइज की, और फाइल को सेव कर दिया। फिलहाल मैं सेव एज कर रहा हूँ ताकि आपकी फाइल ना डिस्टर्ब हो। इसको अपने फोल्डर में रख लेना है। ऐसे ही मैं किसी और का प्रोजेक्ट 1 खोल रहा हूँ। इसमें भी एक A4 साइज की शीट बना ले रहा हूँ। लेआउट में आया, पेज सेटअप, केवल एक ही लेआउट अभी इसमें बनाया। टाइटल ब्लॉक भी बनाना था अगर तो बना लिया। इसमें ड्राइंग की नेमिंग, किसने ड्राइंग बनाई, स्केलिंग, डिस्क्रिप्शन, ये सब लिखना रहता है, लिख दिया जो भी। फिलहाल अभी हम लोग का टारगेट है शीट सेट मैनेजर पे डाला। इस फाइल को भी सेव एज कर रहे हैं। अब एक लास्ट फाइल और खोलना है, कुछ फाइलें हो जाए ठीक ठाक तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये इमेज हमको अपनी लाइब्रेरी में रखनी थी, तो इसको ड्रैग किया, ऑटो कैड में ड्रॉप किया, और इस दरवाजे के ऊपर इसको रख लेना है। अभी रैंडम स्केलिंग दिए, अब इसको एक प्रॉपर स्केल दे दे रहे हैं। स्केल इन इसको 3 फीट 6 इंच का कर लिए, सेम चौड़ाई का कर लिए। इसमें भी लेआउट में आए, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। लेआउट में आया तो पहला काम यही, पेज सेटअप मैनेजर किस साइज पे पेज पे प्रिंट करना चाह रहा है, किस स्केलिंग पे, किस यूनिट में देना चाह रहा है। ये भी काफी बड़ा इंपोर्ट हो गया। व्यू बोर्ड डिलीट कर दे रहे हैं, नया व्यू बोर्ड बना ले रहे हैं रेक्टेंगुलर।
कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वेव बनाएं। आप एक ही ड्राइंग में कई वेव बनाना चाहें तो बना सकते हैं। टाइटल ब्लॉक, चलिए इस बार कम जगह में बना ले रहे हैं। फाइल को भी सेव एज कर दिए। इस फाइल में मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया है कि ये इमेज उठा के रखी है। अब अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें, ये जहाँ पे इमेज रखी हुई है, अगर इस इमेज को मैं डिलीट कर दूँ, तो मैं केवल डिलीट कर रहा हूँ, रिसाइकिल बिन में जा रही है, यानी कि अभी मेरे पास बची है, वापस रिस्टोर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर मैंने इमेज डिलीट कर दी और दोबारा इस फाइल को खोलूँ तो फाइल मिसिंग मिलेगी और एक वार्निंग देगा, रेफरेंस नॉट फाउंड। ठीक है, ओपन एक्सटर्नल रेफरेंस पैलेट ये कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये इमेज मिली नहीं, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आ रही है। तो बहुत क्लियरली लिख रहा है कि कहाँ पे थी, रेफरेंस इमेजेस में, डोर्स में, यहाँ पे। अगर वो इमेज नहीं है तो ऑटो कैड उस इमेज को नहीं दिखा पाएगा। ऐसे ही अगर कोई एक्सेल शीट भी हम लोग लिंक किए हो, टेबल पढ़ाई गई थी तो बताया गया था कि हम लोग डेटा लिंक से एक्सेल शीट भी ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हैं और वो डायनेमिकली लिंक्ड रहती है। तो अगर लिंक्ड एक्सेल शीट है तो वो भी वहाँ पे अगर है तो यहाँ दिखाएगी, वहाँ नहीं है तो नहीं दिखाएगी। अगर इस तरह की कई चीज़ें हम लोग अपने ड्राइंग शीट्स में लिंक किए हों, फिलहाल तो मैं इसको वापस भेज रहा हूँ वहीं पे। रिस्टोर सेलेक्टेड आइटम्स कर दिया, ये अपनी जगह पे वापस आ गया डोर। और अब मैं भी ऑटो कैड में अगर खोलूँ, इस फाइल को बंद करके दोबारा खोल रहे हैं, इस बार ये डोर क्लियर दिखाई देगा। मतलब ये जो इमेज दिख रही है वहाँ पे फोल्डर में इमेज पड़ी है, इसीलिए दिख रही है। सिमिलर वे में अगर एक्सेल शीट भी वहाँ पड़ी होगी तभी यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने किसी प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारे लोगों ने ढेर सारी ड्राइंग शीट्स बनाई और अब हम लोग प्रोजेक्ट क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिजिकली ड्राइंग को प्रिंट करके बॉक्स फाइल में बाइंड करके रख देते हैं, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर हमको रेफरेंस लेना होगा तो वो फाइल हम लोग दोबारा रेफर कर लेंगे। ऐसा प्रिंट में करते हैं। तो अगर सॉफ्ट कॉपी में यही काम करना हो, मतलब ऑटोकैड ड्राइंग के फॉर्मेट में, तो उसके लिए शीट सेट मैनेजर है। शीट सेट मैनेजर में चूंकि हम लोग शीट्स का नया सेट बनाने जा रहे हैं, इसलिए न्यू शीट सेट कर रहे हैं। 3-4 पेज का फॉर्म है, इसको भर देना है। कह रहा है कि जो शीट है वो एग्जिस्टिंग ड्राइंग से बनाएंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट। इसका नाम क्या देंगे, तो जो सेट बनेगा उसका नाम प्रोजेक्ट के नाम पे होना चाहिए। हालांकि अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे जो लिया है तो उसमें प्रोजेक्ट 1 भी ले लिया है, प्रोजेक्ट 2 भी ले लिया है और डोर विंडो भी ले लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोकैड ट्रेनिंग। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और अब ये जो शीट सेट की अलग से फाइल सेव होती है, ये कहाँ सेव करना चाह रहे हैं ये भी क्लियर रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसको अपने ड्रॉप बॉक्स में रख रहे हैं। अपने फोल्डर में बाहर ही रख लेना है। यहाँ पे लोकेशन दिखा दिया है, सॉरी।
अभी कह रहा है ड्राइंग्स पे पहले फोल्डर्स पे पहले ब्राउज करिए कि ड्राइंग कहाँ पड़ी है, जिन ड्राइंग्स के शीट सेट निकालने हैं। मैं ड्रॉप बॉक्स में अपना ट्रेनिंग फोल्डर दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे फोल्डर में अगर आपको याद होगा तो कई सारी फाइलें पड़ी हैं, प्रोजेक्ट 1 की भी, 2 की भी। लेकिन उसने केवल उन्हीं फाइलों को उठाया है जिसमें कोई लेआउट बना हुआ है। अगर लेआउट नहीं बना है तो उन फाइलों को ये सॉफ्टवेयर ट्रैक नहीं किया है। यहाँ पे देखें तो केवल 3 फाइलें मेरे फोल्डर से उठा रहा है। आप लोग का फोल्डर मैंने डिसेलेक्ट कर दिया क्योंकि आपकी सारी फाइलें हमने अपने फोल्डर में रख दी थी। अभी जिस 3 में मैंने लेआउट बनाया है केवल वही रखा है। उसमें भी देखें तो A4, A3, इसका नाम मैंने नहीं चेंज किया था इसलिए वही नाम दिखा रहा है। फिलहाल इन सभी ड्राइंगों के सभी लेआउट्स को हम ले ले रहे हैं। इसका भी नाम लग रहा है मैंने नहीं बदला था। नेक्स्ट कर रहे हैं, कंफर्मेशन मांग रहा है। फिनिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब शीट सेट बन गया है तो यहाँ पे वो खुल गया है। ऑटोकैड ट्रेनिंग का शीट सेट है और जिस पे भी आप माउस ले जाएंगे उस फाइल के उस शीट का यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। देखो तो ये डोर विंडो का दिखा रहा है, ये प्रोजेक्ट 1 का जो A4 वाला बना था वो दिखा रहा है। ये लेआउट मैंने नहीं बनाया था, हो सकता है इसी का ट्राई की हो तो इसलिए उसका दिखा रहा है। ये A4 का और ये A3 में जो हम लोग टाइटल ब्लॉक के साथ बना रहे थे, इसको भी मैं अभी क्लोज किया। अब अपने फोल्डर में जाएं। देखिए यहाँ पे एक ये फाइल बनी है AutoCAD training.txt। इस पर लिख रहा है AutoCAD शीट सेट और ये केवल 8 किलो बाइट की फाइल है। इसमें दरअसल सारी ड्राइंग्स नहीं आई हैं, ये केवल ड्राइंग्स का लिंक है। इस पे भी अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोकैड खुलती है और उसमें कह रहा है कि आप कोई एक फाइल खोले रहें, कोई ब्लैंक फाइल भी, तब ये शीट सेट खोल पाएगा। फिर से डबल क्लिक कर रहे हैं। डबल क्लिक करने पे ये शीट सेट खुल रहा है और यहाँ से आप शीट्स का प्रीव्यू ले सकते हैं। और अगर आपको किसी शीट को एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करें तो अब सीधे वो उस लेआउट पे आपको पहुंचा दे रहा है। मतलब ये मान के चल रहा है कि आप ड्राइंग शीट एक ये रेडी किए हैं, एक ये रेडी किए हैं, एक ये रेडी किए हैं। जिस पे भी डबल क्लिक कर रहे हैं तो आप ऊपर भी देखेंगे वो पूरी फाइल ही खोल दे रहा है, वो चाहे जिस लोकेशन पे पड़ी हो। तो एक चीज हम लोग को दिख रही है कि फाइल चाहे जहां भी पड़ी है एक झंडे तले यहाँ पे आ जा रही है। और वो झंडा क्या है? ऑटोकैड ट्रेनिंग। तो मतलब अगर हमारा एक काम रहा हो ऑटोकैड ट्रेनिंग तो उससे रिलेटेड जितनी फाइलें हैं उनको यहाँ पे दिखा दिया। अगर हम प्रोजेक्ट लीडर हो तो हमारे लिए ये फाइल प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यूजफुल हो सकती है कि फाइनलाइज होके चीज़ें कहाँ पे पहुंची थी। जैसे अगर मेरा एग्जांपल ले लिया जाए तो मैं अगर आप लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट करा रहा हूँ तो पूरे बैच को अगर मैं कहूँ कि आप लोग अपनी फाइल सबमिट करें लेआउट बना बना के, तो उस पूरे बैच की ट्रेनिंग का एक जगह मैं शीट सेट बना लूँ तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी मैनेजेबल होंगी कि ये फलाने की प्रोजेक्ट 1 है, फलाने का प्रोजेक्ट 2 है और इनका ये ड्राइंग विंडो है, इस तरह से डोर विंडो, इस तरह से एक जगह मैनेज्ड वे में दिखाई देगा। दूसरी चीज़, अगर आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है तो फिर हम लोग हार्ड कॉपी में क्या करते हैं, चीज़ों को आर्काइव करके रखते हैं। आर्काइव, मिनट जरा समय।
मैंने गूगल पे सिंपल सर्च किया आर्काइव मीनिंग इन हिंदी, तो इसका अर्थ दिखा रहा है पूरा लेख। ये दरअसल आर्काइव्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के स्टोरेज होते हैं। अ, अगर छोटा ऑफिस है तो छोटा स्टोरेज होता है, कहीं एक अलमारी की एक शेल्फ में आप पुराने प्रोजेक्ट्स रख लेते हैं, जैसा इमेज में दिख रहा है, इसे बाइंड करके। और अगर आप किसी बड़े ऑफिस में हैं तो बाकायदे उसके लिए डिपार्टमेंट बन जाते हैं आर्काइव के, आप ऐसे स्टोर करके डॉक्यूमेंट रखते रहते हैं। ये लाइब्रेरी नहीं है, पुराने रिकॉर्ड्स रखे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर 4-5 साल बाद भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल आता है, तो आप वैसा उस अलमारी से अपना वो प्रोजेक्ट खोलते हैं, उसकी ड्राइंग देख लेते हैं, सिंपल। तो अब मैं इसमें आर्काइव का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, इसमें क्या करता है। ये तो हार्ड कॉपी का आर्काइव था, सॉफ्ट कॉपी में क्या सीन है। जब भी आप आर्काइव करेंगे, चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे, तो उस ड्राइंग में जो जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो सब आप चाहेंगे एक जगह पे हो। जैसे हम लोग के एग्जाम्पल में मैंने केवल एक ड्राइंग में ऐसा किया कि डोर विंडो में एक इमेज भी डाल दी, और वो फाइल आप ध्यान दें तो मैंने शीट सेट मैनेजर में कहीं बताई नहीं, मैंने केवल ऑटोकैड की फाइलें लिंक करी हैं। इमेज को मैंने यहाँ पे लिंक नहीं किया है। ऑटोकैड ट्रेनिंग पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इस पे ऑप्शन देखें आर्काइव का रहा है, आर्काइव कर रहा हूँ। मॉडिफाई आर्काइव सेटअप पे जा रहा हूँ। इसमें ऑप्शंस देखेंगे, पूछ रहा है, यहाँ पे इंक्लूड ऑप्शन पूछ रहा है। केवल इमेज ही नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे तो इंक्लूड फ़ॉन्ट भी कर दिया। अगर आपके कंप्यूटर में कोई अलग सा फ़ॉन्ट होगा लिखने के लिए, स्टाइलिंग के लिए, तो वो फ़ॉन्ट भी इंक्लूड कर लेगा। इंक्लूड फाइल्स फ्रॉम डेटा लिंक यानी एक्सेल शीट भी उठा लेगा। इंक्लूड टेक्सचर्स फ्रॉम मटेरियल यानी इमेजेस उठा लेगा। फोटोमेट्रिक वेब फाइल्स, ये अगर हम लोग 3D ऑटोकैड में काम करते हैं, उसमें अगर बल्ब यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिक बल्ब्स फोटोमेट्रिक वेब यूज़ होते हैं। ये हम लोग जब अगर 3D मैक्स में इंटीरियर पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। अनलोडेड फाइल रेफरेंसेस, शीट सेट डेटा एंड फाइल्स, मतलब जितनी चीज़ें ले सकता है वो सब ले रहा है। उसके अलावा पर्ज, आप लोग पढ़े थे कमांड, अगर आप चाहें तो सारी ड्राइंग्स को पर्ज कर देगा। पर्ज का मतलब था कि अनवांटेड एलिमेंट्स और अनयूज्ड एलिमेंट्स जो ड्राइंग में पड़े हैं उनको फ्लश आउट कर देगा, तो फाइलों की अननेसेसरी साइज नहीं बचेगी, अननेसेसरी साइज कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सभी को पैक करके कैसे रखना है, तो या तो आप फोल्डर के फॉर्मेट में रख सकते हैं या जिप स्टोरेज रख सकते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस बता दे रहा हूँ। फाइल का फॉर्मेट क्या रखना है, जैसे अभी इस समय हम लोग ऑटोकैड 2022 यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी फाइलों को किस फॉर्मेट में सेव एज करना चाहते हैं, एकदम लेटेस्ट फॉर्मेट में, एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, या किसी पुराने वर्जन के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो वो एक साथ सबको सेव एज कर देगा। आर्काइव करके किस फोल्डर में रखना है, तो फिलहाल ये अपने आप जहाँ पे शीट सेट वाली फाइल पड़ी थी वहीं पे सेव कर रहा है। पाथ ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम, फाइल का नाम पूछ रहा है कि अगर सेव करेगा तो फिर क्या नाम देगा। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर स्ट्रक्चर रखते हैं तो उसमें जैसे हम लोग का ये फोल्डर अरेंज है उस हिसाब से रखेगा, और अगर ऑल फाइल्स इन वन फोल्डर करेंगे तो सबको एक में डाल देगा, या फिर अगर इसको करेंगे तो जैसा था वैसा रख देगा। फिलहाल हम इसको ऑर्गेनाइज्ड ही रहने दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने ओके किया, तो ये फाइल नेम के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। अपने फोल्डर में आके हमने सेव कर दिया, इसने फाइल को कंप्रेस किया और आर्काइव बना के यहाँ पे देखेंगे सेम प्लेस पे रख दिया। ये जो हमारी फाइल है इसी को हमें अपने सॉफ्ट कॉपी स्टोरेज में रखना है। स्टोर करने के लिए हम लोग CD, DVD, पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये सब यूज़ कर सकते हैं।
इस शीट सेट में जितनी फाइलें ये यूज़ हो रही थी, अगर इनको प्रॉपरली, अगर इतनी ही फाइलें यूज़ हो रही थी और इन्हीं को स्टोर करके रखना था, इसके लिए हमारा ये जिप फाइल सफिशिएंट है। हम इसको कहीं कॉपी करके, और अगर पेन ड्राइव लगी है तो पेन ड्राइव में, या फिर अपना जहाँ पे स्टोरेज रखते हैं वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको समझाने के लिए अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना के इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। जैसा अभी मैंने कहा कि जिप अलग फाइल फॉर्मेट है। इसके लिए आप अगर सिंपल गूगल पे जाएं, एक फ्री सॉफ्टवेयर है विनरार, इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो आपके सिस्टम पे एक ऑप्शन आ जाएगा। आप किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे ऐड टू आर्काइव के, और ये ऑप्शंस किसी भी फोल्डर को एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डेटा लॉस किए। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये फोल्डर न्यू फोल्डर 3 है, इसको मैंने ऐड टू आर्काइव किया, इसको जिप ऑप्शन में लिया, ओके कर दिया, तो इसने यहाँ न्यू फोल्डर 3 बना दिया। बट ये फोल्डर नहीं है, ये फाइल है। अगर मुझे किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना हो, यानी मेल करना हो या फाइल भेजनी हो, तो अगर मैं फोल्डर के थ्रू भेजता तो मुझे ये 12 फाइलें भेजनी पड़ती। इसकी जगह मैं केवल ये एक फाइल भेज सकता हूँ। अगले आदमी के पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, छोटा सा फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको वो एक्सट्रैक्ट हियर कर लेगा या एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेगा, वो सारी फाइलें उसको 12 फाइलें मिल जाएंगी। मतलब ये 12 फाइलें एक फाइल में कन्वर्ट हो गई हैं, और वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में। यानी कि आप साइज में भी देखेंगे तो डिफरेंस थोड़ा आता है। छोटी साइज में डिफरेंस नहीं पता चलता, बड़ी फाइलों में डिफरेंस पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहीं पे एक मेरी 3ds Max की फाइल पड़ी है जो 2 GB की है, मैं इसको भी आर्काइव कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे तो डेटा कंप्रेशन का रेशियो अच्छा आ रहा है, 20% पे कंप्रेस कर रहा है। यानी कि अगर फाइल 100 MB की होगी तो उसको वो 20 MB में कन्वर्ट कर दे रहा है, 22 MB में। फिलहाल ये काफ़ी बड़ी फाइल थी, 2.16 GB की थी। जस्ट इसके बगल में देखेंगे तो 423 MB की फाइल इसने जल्द कन्वर्ट कर दी, सेव कर दी। अगर इन दोनों का कंटेंट सेम है, इस फाइल को लेकिन ओपन करने के लिए पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने पे आपको ये फाइल डीकम्प्रेस करके मिल जाएगी, और तब आप इसको जैसे यूज़ करते थे वैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल जिप का ये कॉन्सेप्ट है, जिसको ऑटोकैड ने अपने आर्काइवल सेटअप के लिए एक सुविधा दे रखी है कि आप इसको अगर जिप करना चाहते हैं तो आपको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप बस आर्काइव सेटअप में यहाँ पे जिप ऑप्शन दे दें, बस। तो आपने आर्काइव किया तो ये आपकी जिप फाइल बन गई। अब आप इसको अपने पेन ड्राइव पे या सीडी पे, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पर रख सकते हैं। और जब भी आपको ये चाहिए होगी, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इस पे हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करें और ओके कर दें, तो ये आपका इस फाइल को एक अनकम्प्रेस्ड फोल्डर में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे आपकी सारी फाइलें ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रही हैं। ये आपकी मेन शीट सेट फाइल हो गई। इस पुराने शीट सेट को मैं बंद कर रहा हूँ। अभी जो मैंने बंद किया, ये शीट सेट हम लोग के अभी बनाए गए शीट सेट का था। और अब मैं जो ओपन करने जा रहा हूँ, तो ये एक तरह से हमारा स्टोर्ड है। मतलब हमने कहीं पेन ड्राइव पे रख लिया था, अब हमें 2 साल बाद ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको अपने सिस्टम पे कॉपी किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो हमें ये फोल्डर मिला। अब हम इस शीट सेट को खोलने जा रहे हैं। अब ये जो शीट सेट है, इसमें भी देखेंगे तो आपको फाइलें उसी तरह से अरेंज मिल रही है जैसा हम लोगों ने किया था। और इसमें मज़ेदार बात ये भी है कि जो फाइल हमारी इमेज मिस होने का चांस था, वो देखें तो इसमें नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसने यहाँ पे ड्राइंग भी रखी है और उससे रिलेटेड इमेज भी रखी है। अगर कोई एक्सेल शीट होती तो वो भी रखा होता। हमने
बिना जानकारी के जो हमने फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर लिए वो भी इसने रख दिए हैं। प्रिंटिंग की सेटिंग्स भी रख दी हैं। जैसे आप देखें तो ये प्रिंटिंग सेटिंग मैंने अपनी जानकारी में रखी थी, ये अनजाने में रख दी थी, इसलिए ये प्रिंटिंग सेटिंग्स भी रख दी हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट भी किसी फाइल में यूज़ हुई है वो भी इसने उठा लिया है। फॉन्ट मैप लिया है और 2 ड्राइंग्स यहाँ, 1 ड्राइंग इसके अंदर। तो अपना ड्राइंग्स का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी मेंटेन रखा है और चीज़ों को अपने वे में ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया है। तो आर्काइवल के लिए इनका ये सेटअप काफ़ी सही है। इसमें एक टेक्स्ट फाइल भी है जो इस आर्काइव की रिपोर्ट देती है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। हालांकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जा रही है ऐसे। तो शीट सेट में इतना ही था।